ठीक है, क्लास में ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये रॉन्ग है एक्चुअली। इसका जो सॉल्यूशन गिवन है ना, उसमें बीच में प्लस है। 9⁻7 प्लस 7⁻9, तो इसको ऐसे लिखेंगे फिर 9⁻7 माइनस माइनस ऑफ 7⁻9, और 9 को लिखा 1 + 8, -7 को लिखा 1 - 8 होल/9, ऐसा। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर आएगा 64। 64 बार आएगा और ब्रैकेट में कुछ बनेगा, वो सब जो भी ब्रैकेट में बनेगा इंटीजर ही होगा, जिसको हम के कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 64 से डिविजिबल है, यानी कि n का वैल्यू आएगा 6। ठीक है, ट्राई करना एक बार खुद से, नहीं होगा तो बताना मुझे। ओके सार्थकी? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ क्या, घर पे करने के लिए दिया था मैंने। श्रेया हुआ? सर नहीं हुआ। ओके, सार्थकी हुआ क्या तुमसे? हाँ सर। ठीक है, ये आई थिंक बुक का क्वेश्चन है। अरे हाँ, पर तुम लोग ने किया नहीं है ना, मतलब बुक में तो हुआ नहीं था अपना। ओके, मिडल टर्म इसका फाइंड करना, 1 + x होल/2n। 1 मिनट। ओके, so that middle term in the expansion of 1 + x होल/2n। श्रेया, पावर में 2n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 2n + 2n + 1 ओड होगी कि इवन? +1 ऑड। ओड होगी ना, तो मिडल टर्म कौन सी होगी? 2n + 1 + 1/2, यानी कि n + 1। हाँ सर। ओके, मिडल टर्म जो है ना वो n + 1। श्रेया, हुआ नहीं कि किया नहीं, एक बार वापस बताओ ना। सर किया, पूरा सॉल्व किया और बाद में वो मतलब वैसा नहीं आ रहा था अच्छा, एक्सप्रेशन। ओके ओके ओके, ठीक है। तो n + 1th टर्म हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे, n की जगह r की जगह n पुट करना है, सो ये आएगा 2n/cn 1/n एंड x/n, राइट ना? तो हाँ सर। 2n/cn अभी c के फॉर्म में नहीं है, हमें जो चाहिए ना वो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो c को हटाने के लिए कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हटा सकते हैं। ये बनेगा 2n, 2n - 1, 2n - 2, 2n - 3, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। और बीच में कहीं ना कहीं से ऐसा आएगा ना, 2n -1 -2 से लेके कहाँ तक, n तक आएगा, और फिर इधर n - 1, n - 2, n - 3 अप टू कहाँ तक, 3 2 1 ऐसे चलेगा। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 2n/cn n फैक्टोरियल राइट ना, यानी कि n n - 1 n - 2 n - 3 इस तरह से 3 2 1 तक। ओके, और n n - 1 n - 2, या फिर इसको, ये आपको समझ आया होगा, मतलब n फैक्टोरियल इधर जो बचेगा ना वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप सिंपली n फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, और साथ में मल्टीप्लाई में x/n। ओके, सो जिसके साथ 2 बार मल्टीप्लाई में ना, देखो ध्यान से देखना, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2n - 3 होगा इसके बाद वाला टर्म, फिर 2n - 4 होगा, तो यहां से भी 2 कॉमन आ सकता है, यानी कि अल्टरनेट जो फैक्टर है ना उनमें से 2 कॉमन आ सकता है। अल्टरनेट फैक्टर फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, और अल्टरनेट अगर 2 कॉमन ले तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और जिनसे 2 कॉमन ले रहा हूं ना मैं, उनको पहले लिख रहा हूं, और फिर 2n - 1 2n - 3 उनको बाद में लिखेंगे। ये बनेगा 2n इंटू 2n - 2 इंटू 2n - 4 इंटू 2n - 6 इंटू 2n - 8। ये कहां तक जाएगा, क्या सार्थक, ये कहां तक जाएगा बता सकते हो क्या?
मतलब ये इसको कहाँ तक लिखो, कहाँ तक लिखना चाहिए कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं? सर n-1। नहीं, n-1 से तो 2 कॉमन नहीं ले सकते ना। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं। जैसे 2n फैक्टोरियल को 2n, 2n-1, 2n-2 ऐसे लिखा ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट, इस तरह से 6 भी लिख देते एक बार 6। फिर ऐसे चलता जा रहा चलता जा रहा है, ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा n-1, फिर n+1। ओके, उसके बाद आएगा 2n-2, 2n-1 एंड फाइनली 2n। ओके, साथ में एक्स रेज टू एन मल्टीप्लाई में है, जिसको मैं इधर लिख रहा हूँ सबसे आगे, एक्स रेज टू एन न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है, फिलहाल डिनोमिनेटर को एन फैक्टोरियल ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल के फॉर्म में ही हमें चाहिए। ओके, एन फैक्टोरियल ही लिख रहा हूँ इसको। और इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है। एक्स रेज टू एन तो एज इट इज। इसके अलावा इधर देखो, ये 2, 4, 6, 8, 10, ये सब जो चल रहे हैं ना, मतलब सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, इन सबको एक साथ लिख रहा हूँ मैं, 2, 4, 6, 8। और ये n के फॉर्म में क्या बनेगा, उसको अगर छोड़ भी दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आगे जा रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ 2n-2, 2n-4, 2n-2, 2n, 2n-4, 2n-2, 2n, यस 2n। और साथ में बचेगा 1 × 3 × 5 × 7 फाइनली क्या बनेगा 2n-1। ओके, और डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल, राइट ना, एक्स रेज टू एन। अब यहां से ये 2 को मैं लिख रहा हूँ 2 × 1, ये है 4 है ना, ये 2 × 2, 6 है 2 × 3, 8 है 2 × 4। तो हर एक फैक्टर से 2 बार ले रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट टर्म है ना, इससे 2 बार आया तो 1 बचा, यहाँ से 2 बार आया तो 2 बचा, यहाँ से 2 बार आया तो 3 बचा, यहाँ से 2 बार आया तो 4 बचा। तो ये 2 कितने टाइम्स बार आएगा, श्रेया बता सकते हो? n टाइम्स। n टाइम्स, मतलब इसको 2 रेज टू n लिख रहा हूँ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो 2n है, और अल्टरनेट हमने फैक्टर को एक साइड में लिखा है जिसमें 2 फैक्टर के फॉर्म में बार आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से n, यानी कि 2 रेज टू n। और साथ में क्या बनेगा, बचेगा 1 × 2 × 2 × 4 कहाँ तक, ये लास्ट में यहाँ से 2 बार आया तो n बचा, यहाँ से 2 बार आया तो n-1 बचा, यहाँ से 2 बार आया तो n-2 बचा, यानी कि लास्ट में होगा n-1 × n इंटू, और ये 1 × 3 × 5 × 7 ये तो चल ही रहा है, लास्ट में 2n-1 तक। और डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो ऊपर है ना न्यूमरेटर में, वो एक्चुअली n फैक्टोरियल ही है, तो ये n फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, एक n फैक्टोरियल बचा और यही तो हमें चाहिए। ओके श्रेया, हो गया ना? हाँ सर। ठीक है। सार्थकी, तुमने कुछ अलग किया क्या? नहीं सर। ओके, yes 8.24, if the coefficient of middle term in the expansion of 1 plus x whole raised to 2n plus 1 is alpha, and the coefficient of middle term in the expansion of 1 plus x whole raised to 2n plus 1 are beta and gamma, then relate alpha beta gamma। ओके, ये क्वेश्चन कर सकते हो ऐसे, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है हम लोग करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा फाइनली। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे लेने का पर्पज ये था कि आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक मिडल टर्म होगी, उसको मान लेते अल्फा है, और यहाँ पे अगर इवन है तो 2 मिडल टर्म होगी बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होगा, 1 प्लस एक्स होल रेज टू 2 टाइम्स n प्लस 1, 1 प्लस एक्स होल रेज टू 2n प्लस 1, इन दो टर्म की बात हो रही है। ओके, क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स होल रेज टू 2n प्लस 1, इसमें कौन सी टर्म होगी जो मिडल टर्म होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी 2n प्लस 3, 2n+3 ऑड है, तो मिडल टर्म फाइंड करने के लिए हम +1/2 करेंगे, यानी कि आ रहा 4, मतलब n+2 टर्म होगी जो मिडल टर्म होगी, ठीक है। 1 प्लस एक्स होल रेज टू 2n प्लस 1 की जो मिडल टर्म होगी n+2 टर्म,
यानी कि tn+2 इक्वल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे ये, मतलब n की जगह यहाँ पे है 2n+2, यहाँ पे आएगा 2n+2 c n+1 x रेस 1 रेस टू n+1 x रेस टू b n+1, राइट ना? यस, ये है अल्फा। बीटा और गामा क्या होगा? 1 + x होल रेस टू 2n+1, इनकी जो मिडल टर्म्स होंगी कौन कौन सी होगी? देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी कितनी बनेगी? 2n+2, तो एक तो आएगी 2n+2/2 और दूसरी आएगी 2n+2/2+1, मतलब ये आ रहा है n+1 और ये आ रहा है n+2, सही ना श्रेया? हाँ सर। n+1 टर्म एंड n+2 टर्म, ओके। सो tn+1 इज इक्वल टू कितना? tn+1 हो जाएगा 2n+1 c n+1 इंटू x रेज टू n+1, और ये होगा tn+2 इज इक्वल टू, एक मिनट, n आएगा ना इधर, x रेज टू n tn+2 दिस इज इक्वल टू 2n+1 c n+1 x रेज टू n+1। ओके, मिडिल टर्म फाइंड कर लिया हमने। कैसे रिलेट कर सकते हैं सार्थकी इनको? हम्म, श्रेया पता है क्या? कॉम्बिनेशन में ये प्रॉपर्टी देखिए क्या, NCR प्लस NCR+1 इक्वल टू n+1 CR, क्या श्रेया? नहीं सर। ओके, ये ऐसा होता है, नहीं देखा सच में, ऐसा हो ही नहीं। नहीं सकता। अभी बताता हूँ, नोटबुक का PDF ओपन कर, ये टेक्स्ट बुक का PDF ओपन कर। ठीक है, ऐसा होता है NCR प्लस NCR+1 दिस इज इक्वल टू n+1 CR। अच्छा, जेई का हो गया ना कॉम्बिनेशन? सर आप बोले थे कि फिर से लेंगे, वो हाँ हुआ हाँ ही हाँ, नहीं है हाँ, प्रॉपर्टीज। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आगे सर ने बहुत कर लिया। अच्छा ओके ओके, लेकिन हम ये बाइनोमियल के बाद ना एक बार 12th स्टार्ट करेंगे और फिर बीच में लेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि सर इसके बाद एओडी ना। नहीं नहीं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना 12th का, तो पैरेलली वो भी चलता रहेगा तो बेटर रहेगा। वैसे टाइम पे हो जाएगा अपना, बहुत बहुत जल्दी होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ओके, ये ऐसा होता है, ध्यान रखना। तो इन तीनों को अभी रिलेट कर सकते हो क्या? इधर n+2 है, इधर 2n+1 है, इधर 2n+1 है, तो n किस में दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, राइट हैंड साइड में n+1, यानी कि ये आएगा राइट हैंड साइड में, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन उससे पहले चेक कर लेना कि बाकी सब भी सही से है कि नहीं। अच्छा, सिर्फ कोफिशिएंट की बात हो रही है तो x को तो छोड़ दो ना, सिर्फ कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करो। इधर है n, इधर है n+1 और इधर n+1, यस r+1 और इधर r। एक मिनट, नहीं नहीं, NCR प्लस NCR+1 दिस इज इक्वल टू n+1 CR+1, n+1 CR+1, यस, ये गलत लिखा है इधर, r+1 ऐसा होता है। हम प्रूव कर सकते हैं इसको एक्चुअली, n इक्वल टू आप 2 ले लो, ठीक है, n इक्वल टू 2 ले लो, एंड r इक्वल टू, नहीं n3 लेते हैं ताकि r को मैं 2 ले सकूं। ओके, सो योर 3C2 प्लस 3C3 इज इक्वल टू 4C3, होता है क्या ऐसा? 3C3 is 3, 3C2 is 3, 3C3 is 1 and 4C3 is 4, yes, हो गया प्रूव, यही प्रूव करना था आपने। ओके श्रेया, हुआ ना, या करूं आगे? हुआ सर।
ठीक है, तो क्या रिलेशन आया? अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा, क्या? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a raised to 3, b raised to 4, c raised to 5 in the expansion of this. ओके ओके ओके, देखो श्रेया, जब bc प्लस ca प्लस ab रेस्ट टू होल 6 होल रेस्ट टू 6 इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो कभी बी स्क्वायर सी का टर्म आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। तो सबको सिंप्लीफाई करने के बाद, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म आएगा बी क्यूब ए क्यूब बी रेस्ट टू 4 सी रेस्ट टू 5, उसका कोएफिशिएंट क्या है ये फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो, सपोज अब बी के केस में, मतलब आगे अगर आपको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है क्वेश्चन कैसे करें, तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि कैलकुलेशन ही एक रास्ता बचेगा ये फाइंड करने के लिए, वो और वो भी एक्सपेंशन बहुत बड़ा जाएगा। हाँ, एक्सपेंशन बहुत बढ़ा जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल से इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, 2 लाइन में। यस अर्थ की कैसे करना चाहिए, क्या लगता है? हम्म, देखो जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं, सपोज ये x प्लस वाई होल रेज टू एन है, जब बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं तो x पे कुछ पावर आती है, मान लेते हैं वो पावर x है, सॉरी x नहीं कंसिडर कर सकते, a b कंसिडर करते हैं। हाँ, एक्चुअली ए बी भी नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि ए बी के फॉर्म में तो क्वेश्चन गिवन है। तो इसको कुछ अल्फा बीटा गामा कंसिडर करते हैं, या n1 n2 कंसिडर करते हैं। सपोज x रेज टू n1 है इंटू वाई रेज टू n2 है, ऐसा होता है। मतलब बाइनोमियल में दो जो टर्म है ना, उसमें एक टर्म में कुछ पावर आएगी, सेकंड टर्म में भी कुछ पावर आएगी। लेकिन सपोज x की जगह इधर एक्स वाई है और y की जगह z है, या फिर ऐसे समझो x की जगह एक्स जेड है, y की जगह y है, तो अगेन जब कुछ पावर लेंगे ना हर एक टर्म में, तो वो एक्स जेड की सेम पावर आएगी, राइट ना? ये तो पता है हमें कि एक्स जेड की तो सेम पावर आने वाली, वाई की सेम आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, वो डिपेंड करता कौन सी टर्म की बात करें। लेकिन इतना पता है कि एक्स जेड की जो पावर है वो सेम आएगी। यानी कि यहाँ पे जो बी सी सी ए बी है, इसमें यहाँ पे बी सी की कुछ सेम पावर आएगी, सी ए की कुछ सेम पावर आएगी, ए बी की कुछ सेम पावर आएगी। ओके, देखो अमोद, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे x प्लस वाई होल रेज टू एन करते हैं, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एन सी जीरो एक्स रेज टू एन प्लस एन सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन, एन नहीं लेते, एन की जगह कुछ और ले लेते हैं, सपोज 3 है, तो ये आ रहा है एन सी जीरो, मतलब 3c0 एक्स रेज टू 3 प्लस 3c1 एक्स स्क्वायर वाई। ओके, मतलब ये फॉर्मूला पता है ना, लेकिन मैं इसको इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आपको चीज समझ में आएगी। एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3c3 वाई क्यूब, ऐसा बना। लेकिन अमोद अगर ऐसा होता है एक्स जेड प्लस वाई होल रेज टू 3, तो ये होता 3c0 एक्स की जगह एक्स जेड, सो एक्स जेड रेज टू 3 प्लस 3c1 एक्स जेड स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3c2। समझ रहे हो क्या हो रहा है इधर? जो भी ये पावर 3, यहाँ पे जो पावर 3 है वो सिर्फ x पे मिला था, यहाँ पे पावर 2 सिर्फ x पे, यहाँ पे पावर 1 सिर्फ x पे, लेकिन यहाँ पे x की जगह xy है ना, इसलिए ये जो पावर बन रही है वो x z दोनों पे आ रही है। मतलब x z पे सेम सेम पावर आएगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्चुअली x z है। वैसे यहाँ पे a b है, इधर c a है, इधर a b है, तो जब पावर लेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो इस b c पे सेम पावर आने वाली है, सपोज वो n1 पावर है, c a पे सेम पावर आने वाली है, सपोज वो n2 है, ए बी पे सेम पावर आने वाली है जो कि n3 है। ये बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, मतलब अननोन में कंसिडर किया ना मैंने। तो इसका जब प्रॉपर बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, मतलब पहले ये दो टर्म लिया, फिर ये लिया, फिर इन दोनों में भी अगेन बाइनोमियल यूज हो रहा है, वो सब करने के बाद ए बी पे कुछ तो पावर आएगी ना, लेकिन वो सेम ही पावर आएगी। अमोद समझा गया तेरे को? हाँ सर समझा।
BC plus CA plus AB whole is to 6 इनके एक्सपेंशन में A रेस टू 3 है ना, यहाँ पे B रेस टू 4 C रेस टू 5। अच्छा, A को सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि A दो टर्म में, B भी दो टर्म में, C भी दो टर्म में। ओके ठीक है, मान लेते हैं इनका जब एक्सपेंशन करेंगे तो जो AB की पावर आएगी वो N1 आएगी, नहीं BC है ना, पहले BC की जो पावर आएगी वो N1 आएगी, CA की पावर N2 है, इन AB की पावर N3 है। ठीक है, तो A की पावर कितनी बन रही है इधर, N2 प्लस N3, A रेस टू N2 प्लस N3। B की पावर कितनी, N1 प्लस N3, ओके N1 प्लस N3। C की पावर कितनी, N1 प्लस N2, यस N1 प्लस N2। और ये जो A B C की पावर है ना, वो अपने को चाहिए 3 4 5। ठीक है, यहां से क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 5, N2 प्लस N3 इज इक्वल टू 3, N1 प्लस N3 इज इक्वल टू 4। तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है। नहीं रे, वैसे नहीं करना है। सपोज इधर 6 की जगह मैंने 12 कर दिया तो फिर कैसे करोगे? अब आंसर नहीं चाहिए अपने को आंसर नहीं चाहिए रहता, मतलब ये लेक्चर में जो यहाँ पे करते हैं वो सिर्फ सीखने के लिए ही है कि क्वेश्चन एक्चुअल में करना कैसे है। आंसर फाइंड करना आता तो और भी तरीके, हम लोग क्या कर सकते हैं, ABC की जगह कोई वैल्यू ले लो, 2 2 3 या 2 3 4, ये ज्यादा हो जाएगा तो 3 4 2 ले लो, ताकि जिसकी हाईएस्ट पावर है उसको वो जल्दी सिंप्लीफाई होगा। आंसर तो लाने के बहुत सारे तरीके, सीखना है कैसे करना। सो A रेज़ टू N2 प्लस N3, तो यहाँ से ये रिजल्ट मिला है, तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, N1 N2 N3 की वैल्यू आ जाएगी। गेस करके बता सकते हो क्या? ये N3 N3 है इधर, और इधर N2 N2। N2 N3 से एक ज्यादा है अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो। और दोनों का सम 3 है, N2 N3 का सम 3 है, और N2 N3 से एक ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है N2 इक्वल टू 3 आना चाहिए और N3 इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो N1 कितना हुआ, यहां से चेक करो N1 कितना है, 2। ओके, N1 इक्वल टू 2 है, यहां से वेरीफाई कर लो, यस ये वैल्यू 2 3 2। सर लेकिन N2 प्लस N3 3 है। हाँ क्या बोल रहे हो? सर N2 प्लस N3 3 है ना। N2 प्लस N3 किधर है, N2 प्लस N3 3, अरे 3 और 2 नहीं, 1 and 2, कौन बोला 3 and 2? भाई हम क्या कर रहे हैं, ये N3 N3 इक्वल है, इधर इधर N2 हाँ। N2 इक्वल है। तो अभी इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो इधर N1 N1 है, मतलब N2 इक्वल टू 5 N3 इक्वल टू 4 है, तो N2 एक ज्यादा है और दोनों का सम 3 है। N2 एक ज्यादा मतलब N2 इक्वल टू 2 है, N3 इक्वल टू 1 है, N2 एक ज्यादा है। तो N1 कितना हो गया, यहाँ से निकालो या फिर ऊपर से निकालो, तो नीचे से इधर देखें तो 3 आ रहा है, N1 इक्वल टू 3 आ रहा है। और फर्स्ट में वेरीफाई करें, हो रहा है N1, अभी। हाँ अब हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आई N1 N2 N3 की। अब कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, कोफिशिएंट, अरे यार ये इस बारे में हमने बात नहीं की ना अभी तक। कोफिशिएंट इनका कैसे फाइंड कर सकते हैं, तीनों का सम मतलब 2 + 1 + 3
अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस इंटू 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कोफिशिएंट होता है इनका। ओके, ये बाइनोमियल नहीं एक्चुअली ट्राइनोमियल है, थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अगर इनका इस तरह से कोफिशिएंट फाइंड करना है तो जो पावर आ रही है उनका न्यूमरेटर में सम रहेगा, सम का फैक्टोरियल 2 + 1 + 3 इनका फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये होता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो इतना समझ आया ना आपको, आगे का वापस डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, याद रखना आगे वापस से जब हम करेंगे इसको तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे हुआ था। ठीक है श्रेया, जैसे यहाँ पे n1 n2 n3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 2 3 आ रही है ना, तो हम इसका कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 + 1 + 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, वापस डिस्कस करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8.30, विच इज लार्जर नंबर। अच्छा देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन ना एप्टीट्यूड में आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में, जैसे कोई सेट गवर्नमेंट में भी एग्जाम। आते हैं, हाँ सेट में। आते होंगे, जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। विच इज द लार्जर नंबर, 99 × 50, 100 + 100 × 50 और 101 × 50। डायरेक्टली गेस करके नहीं बता सकते, और यहाँ पे कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि n की जगह कुछ वैल्यू पुट कर लो, a b की जगह कुछ वैल्यू पुट कर लो, या फिर ऑप्शन से देख के कर लो। ठीक है, श्रेय कैसे करना चाहिए, सार्थकी क्या लगता है? 99 को तो 100 - 1 लिखेंगे, यस, और फिर बीच में प्लस है तो एक्सपांड करके लिखेंगे। बस इतना ही लॉजिक है, खत्म। लेकिन श्रेया ये मुझे लग रहा है शायद पूरा नहीं होगा उससे, ये इधर का सोल्व होगा, इधर इसको कैसे करोगे? 100 + 1। हाँ, 100 + 1 से राइट हैंड साइड को सोल्व करना होगा, और इसको 99 प्लस है, तो थोड़ा सा सोल्व करने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 टर्म सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वेरीफाई हो जाएगा। देखो कैसे, 99 × 50, 100 - 1 होल रेज़ टू 50, क्या करेंगे इसको? श्रेय जब इसको एक्सपेंड कर रहे होते हैं ना, फिर उसमें बाइनोमियल में नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता ना बाइनोमियल को जब एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल को जब सोल्व करेंगे, आई मीन बाइनोमियल फॉर्मूला तो यूज करना है, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं, जो हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में देखा था ना, वो कौन सा वाला, x⁻n। अच्छा यहाँ पे 1 भी है, ठीक है, उस तरीके से लेंगे अकॉर्डिंगली। सपोज x⁻n - 0 यानी कि x⁻n y⁻0 प्लस n x⁻n - 1 y अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n 1 इंटू x⁻n - 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जिसमें c आता है वो नहीं यूज करना। ओके, इसकी आदत डालनी है, मतलब अभी तक आदत नहीं है अपनी, लेकिन आदत डालनी है, क्योंकि उस स्टेप के बाद इसी स्टेप में आना है, हमें आगे भी सोल्व करना है। भाई सी के फॉर्म में कब लेना अपने को, NC0 NC1 NC2 कब लेना है, जब या तो हमें जो ऑप्शन है ना वो सी के फॉर्म में है, एक तो उस टाइम में, या फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो आगे हम एक नया टॉपिक करने वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट के जो यूज है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां से, क्योंकि उनका डायरेक्टली रिजल्ट हमें पता होता है कि NC0 + NC1 + NC2 अप टू NCn क्या होता है, NC1 + NC3 + NC5 वो किसके इक्वल होता है, वो सब पता है। उनको अगर यूज करना है ना तो काम में लेते हैं, अदरवाइज पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देख के यही लग रहा है, तो क्या करेंगे, ये आएगा अपने पास x⁻n माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस लगेंगे, तो ये बनेगा -n। ओके, एक बार लिखूं क्या फॉर्मूला इधर, क्या हो रहा है इधर, x + x - y होल रेज़ टू n, दिस इज इक्वल टू x⁻n माइनस x⁻n - 1, तो फिर साथ में n भी आएगा, n इंटू x⁻n - 1 प्लस n n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x⁻n - 2
इधर साथ में y भी है, लेकिन अपने केस में 1 है इसलिए y को लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इतने टर्म लिखेंगे तो काफी है। 50 100 is to 49 प्लस 50 into 49 upon 2 into 100 is to 48 माइनस, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही लिखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे और लिखेंगे। सो 101 is to 50 दिस इज इक्वल टू 100 plus 1 whole is to 50, बस सेम ये आएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 100 is to 50 प्लस 50 100 is to 49 प्लस 50 into 49 upon 2 into 100 is to 48 प्लस, ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। एक एक टर्म और लिख लेते हैं ना, प्लस 50 into 49 into 48 upon 3 into 2 into 100 is to 47, और सेम ये ऊपर वाला इधर आएगा 50 into 49 into 48 upon 3 into 2 into 100 is to 47। अब इसमें मैं 100 is to 50 और ऐड कर रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ओके। ये से तो चलता रहेगा लास्ट तक, और प्लस 100 is to 50 है, ओके। अगर ऊपर वाले को सोल्व करें अच्छा, यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस एंड प्लस वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है ना 99 is to 50 ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट किस में से किसको करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि 101 is to 50 माइनस 99 is to 50, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो कुछ भी बनेगा, ऑब्वियसली अपने पास ऐसा ही कुछ बनना चाहिए 100 is to 50 प्लस समथिंग, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस या माइनस अकॉर्डिंगली, क्योंकि अभी पता नहीं है ना लार्जर कौन सा है, प्लस या माइनस ऐसा कुछ साथ में बनेंगे, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे जो कि हमें क्वेश्चन में चाहिए। तो काम करते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे में जो लिखा हुआ उसमें से माइनस कर, यानी कि इक्वेशन कंसीडर करें तो ये वाला सपोज फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला सेकंड इक्वेशन, तो हम 2 - 1 कर रहे हैं, ठीक है श्रेया, समझ रहा है? हाँ सर। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 101 होल रेज़ टू 50 माइनस 99 रेज़ टू 50, और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ध्यान रखना इसमें सबके आगे माइनस लगेगा, तो यहाँ पे माइनस लगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे माइनस लगा तो 2 टाइम्स हो गया, यानी कि ये हुआ 2 टाइम्स 50 into 100 रेज़ टू 49, ठीक। फिर ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, और इधर ये 2 टाइम्स हो गया, मतलब प्लस 50 into 49, इसको कैंसिल करेगा यहाँ से, 3 से कौन जा रहा है, ये जा रहा है 16 टाइम्स, और फिर ये 8, ओके। तो ये हो रहा 50 into 8, 50 into 8 मतलब 100 into 4, 100 into 4 400 into 100 is to 47, और साथ में ऐसे कुछ चलता रहेगा, और लास्ट में ये भी बचेगा, लेकिन ये माइनस का बचेगा क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस 100 is to 50, माइनस कैसे हुआ ये, ओके ओके ओके, एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अरे हाँ हटाना पड़ेगा ना, अपनी मर्जी से क्यों लगा रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं एक्चुअली, सिर्फ ये इतना सा इसका एक्सपेंशन है ना, हाँ। फिर साथ में प्लस 100 is to 50 क्यों लिखा, वो अलग टर्म है। हाँ वो अलग है, ओके ठीक है, इसको ही देखते हैं। 101 होल रेज़ टू 50 माइनस 99 रेज़ टू 50 दिस इज इक्वल टू कितना हो रहा है 100 प्लस 2 टाइम्स 100 रेज़ टू 49, हमें चाहिए 100 रेज़ टू 50,
हाँ, तो ये दोनों मिलके 100 हो गया ना, ये दोनों मिलके 100 हो गया, तो ये हो रहा है 100:50 प्लस 2 टाइम्स 400 इंटू 100:47। सही ना श्रेया? हाँ सर। तो हो गया क्लियर अभी ये राइट हैंड, मतलब 101/50 इज इक्वल टू 99/50 प्लस 100/50 प्लस समथिंग कुछ आ रहा है। सपोज ये कुछ भी है अल्फा है, तो इसमें ग्रेटर कौन सा होगा बता सकते हैं? 101/50 होगा, 101/50। क्योंकि इनमें कुछ ऐड करते हैं ना, तब जाके वो 101/50 के इक्वल होता है। इसका मतलब 101/50 ग्रेटर है। ओके सार्थकी? Yes, sir. ठीक है। Next question. Find the last digit and the last two digit and the last three digit of 17/256. अब देखो कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, और ये मेंस के लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, या बहुत ज्यादा चांस है आने का, ऐसा नहीं। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस ना आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में मिलेंगे, अगर आप जहाँ पे आप ऐसा एग्जाम फाइट करो जहाँ पे क्वालिफिकेशन में मैथ्स कंपलसरी है। ओके, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं। लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट 17/256 का कैसे फाइंड करना? 17/256। यस आर्टिकल, देखो 256 दिख रहा है, 17 भी है, 17 है मतलब 16 के आजू बाजू में है। कुछ आइडिया लगा सकते हो क्या कि क्या करना चाहिए? अच्छा, ये होमवर्क में करने के लिए दूं क्या? ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा, सोचना देखना कैसे करना चाहिए। 17/256 एक्चुअल में थोड़ा डिफिकल्ट लिया है ना, बाकी स्टार्टिंग में थोड़ा इजी भी कर सकते थे, लेकिन ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन ही करना है तो बस। ठीक है, होमवर्क में दूं ना श्रेया, या फिर इधर ही हाँ करोगे? सर। नहीं सर, होगा। ओके, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 27/40 इज डिवाइडेड बाय 12। एक इस टाइप के क्वेश्चन भी है, इस टाइप का क्वेश्चन भी है। अच्छा, ये 31 है, ये 35 है, तो फिर एक काम करते हैं, 31 to 34 सारे होमवर्क में ले लो ना। सर कल ही दिया था आपने 32 to 35। हाँ क्या, ये हुआ क्या हाँ, 35 पे? नहीं हुआ था। ओके, सार्थकी तुम्हारा हुआ क्या? नहीं सर। 27/40 is divided by 12। 20, अरे यार एक मिनट। ओके, श्रेय इससे पहले अगर 35 से पहले क्वेश्चन किए रहेंगे ना, 32, 31, 33, 34, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे वहां पे। ऐसा नोटिस किया रहेगा कि सपोज 5n -6n-1, जो आपको एक्सप्रेशन दिया ना कि बताओ दिस इज डिविजिबल बाई 25, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन थे, सही ना? हाँ सर। तो ये जो लास्ट में जो कुछ भी आ रहा है ना, अगर आपने नोटिस किया तो ये लास्ट वाले कैंसिल हो रहे हैं, मतलब इसके एक्सपेंशन के बाद। सपोज यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे सपोज 4 है 5 की जगह, ऐसे ही रेंडमली कुछ भी ले रहा हूँ, 4:n -6n-1,
तो 4:n को लिखा 5 - 1 होल रेज टू n -6n - 1। बाइनोमियल से जब इसका एक्सपेंशन करते हो तो जो दो टर्म एक्स्ट्रा आती है ना, जो 5 से डिविजिबल नहीं है, वो इससे कैंसिल आउट हो जाती है, और जो कुछ भी बचता है वो उसमें 25 यानी कि 5 स्क्वायर कॉमन आ जाता है, ऐसा कुछ रहता है। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें क्या है कि ये लास्ट वाले टर्म दे नहीं रखे, एक्चुअली ये रिमाइंडर है, दे नहीं रखे मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होने वाले। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग रहेगा, अलग मतलब कि यहाँ पे n के फॉर्म में नहीं है। 27/40 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा ये पूछा है ना, तो 27 को मैं या तो 3 में ब्रेक कर दूं या फिर 4 में ब्रेक कर दूं, क्या, ताकि उसका एक्सपेंशन लेंगे ना, तो 12 में एक फैक्टर तो एटलीस्ट कैंसिल होगा। श्रेया समझा क्या तुम? नहीं सर, ये 3 and Okay. 4। देखो 12 का फैक्टर 3 और 4 है ना, हाँ सर। ठीक है, तो 27/40 को क्या लिख सकता हूँ? 27/40 कैन बी रिटन एज 3/3 होल रेज टू 40, यानी कि 3/120। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो 3 के फॉर्म में बनाते बेस को, क्योंकि ये जो पावर है ना 120, ये तो n के फॉर्म में रहेगा। अगर बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करेंगे तो बेस में एक 3 होना चाहिए या फिर एक 4 होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट एक टर्म तो कैंसिल होगी, हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो श्रेया एक बात बताओ ना मुझे, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 3/120, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2 होल रेज टू 120 अपॉन 2/120, तो ये बना 6/120 अपॉन 2/120। ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके 6 ले लिया तो ठीक है, 6 नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं 7 लेते हैं। 3 + 4 4 में भी नहीं बन बैठ रहा है। अच्छा ठीक है, देखो मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके इसको यहाँ तक रखते हैं। 27 को ना श्रेय मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 28 - 1 होल रेज टू 40, और बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकता हूँ। लेकिन इस तरीके से करने से प्रॉब्लम क्या होगा पता है, कि 28 जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, मतलब ये 6 टाइम्स जा रहा है, ये 14 टाइम्स जा रहा है, या फिर 4 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा इसमें भी तो थोड़ा सा ठीक है आपको समझेगा, लेकिन 29 - 2 लिया तो फिर क्या होगा, 29 - 2 लिया तो एक तो 29 की पावर डिक्रीज होती जाएगी और 2 की पावर इंक्रीज होती जाएगी। तो 29 की पावर जब डिक्रीज होगी तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा 12 से डिवाइड करने के लिए, क्योंकि ये 29 है और ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो बाकी जो कुछ भी है ना कोफिशिएंट और 2 की पावर, उनको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि डिवीजन डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब 3 का फैक्टर है कि नहीं है, 4 का फैक्टर है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब से रहेगा कि अगर 3 की कुछ पावर है साथ में 4 की कुछ पावर है, अगर एक भी पावर मिल जाती है तो हम बोलेंगे कि 12 डिवाइड है, डिवीजन में जा रहा है। श्रेया समझा क्या तुम्हें? सर पर दोनों होना चाहिए ना, 3 and 4। हाँ सिर्फ 3 हाँ होगा दोनों, तो कैसे? हाँ नहीं ना वही तो बोल रहा हूँ, देखो दोनों तो पॉसिबल नहीं है श्रेया, एक साथ दोनों पॉसिबल नहीं है ना, मतलब या तो 3 आएगा या 4 आएगा। एक फैक्टर बनाते हैं दूसरा मिल जाएगा, दूसरा हमें सी में मिल जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 2C1 करता हूँ या 2C0 करता हूँ, ओके यहाँ पे पावर सपोज 120, ठीक ठीक है, 120C0 करता हूँ तो ये बनता है 1, 120C1 करूंगा ना श्रेया तो ये बनेगा 120, और फिर 120C2 करेंगे तो ये बनेगा 120 × 119/2। ठीक है यहाँ तक हुआ। फिर 120C3 करते ही इसके बाद जो कुछ भी रहेगा ना वो सारे 3 से डिविजिबल होंगे। हाँ तो सर। एक ले लिया ना तो बाकी तो एक दो टर्म में शायद दिक्कत आ सकती है, बाकी सब में तो 3 फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। हाँ दोनों ले सकते हो तो वो भी बेटर है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं ले सकते ना, मतलब उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा 3 + 4 होल रेज टू समथिंग, लेकिन 7 बन नहीं रहा ना क्योंकि 7 फैक्टर नहीं। अगर ऐसा बनता ना तो फिर तो क्वेश्चन क्या ही रहता। हाँ, दोनों ले सकते थे लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं ले सकते। श्रेया तुम्हें समझाना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? हाँ सर समझे। ओके तो फिर इसको लिखना पड़ेगा 4 - 1 होल रेज टू 120। ओके वैसे आप अगर देखो तो 3 और 4 के फॉर्म में कौन कौन से, मतलब 27 को 3 और 4 के मल्टीपल में भी ब्रेक कर सकते हैं क्या?
जैसे 3 लिया तो 24 बन रहा है, 24 + 3 होल रेज टू 40। यस, ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी कर सकते हैं। श्रेया समझा क्या? हाँ सर, मैंने ऐसे ही किया था। तो हुआ नहीं क्या? नहीं हुआ, वो बाद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ठीक है, फिर इससे करेंगे, एक बार इससे करते हैं। मैं एक्चुअली ऐसा इसलिए ले रहा था -1 होल रेज टू 120, क्योंकि एक इसमें 1 है ना, तो कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ हमें 3 देखना रहेगा, 4 तो हर एक में रहेगा। ठीक है, उससे भी करते हैं हम 24 + 3 से। तो ये 4 - 1 होल रेज टू 120 बना। इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल से, तो क्या होगा 120C0 4:120, मतलब डायरेक्टली 4:120 ही लिखता हूँ, 4:120 प्लस 120 इंटू 4:119 अपॉन 1 प्लस 120 इंटू 119 इंटू 4:118 अपॉन 2, और प्लस नहीं, बीच में माइनस आएगा इधर, हाँ और इधर भी माइनस। ठीक है, ओके, यहीं तक करें? हाँ, चलेगा ना? अच्छा, लास्ट में 4 नहीं रहेगा ना, तो इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना पड़ेगा। ओके, सेकंड लास्ट कौन सा आएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 121 बनेगी, 121 बनेगी, मतलब लास्ट वाला प्लस में आएगा। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 121, तो लास्ट वाला प्लस में आएगा, और कितना आएगा? वो होगा n 120C, मतलब 1 आएगा, लास्ट वाला 1। ओके, हाँ सेकंड लास्ट वाला माइनस में आएगा, और कौन सा आएगा? -120 इंटू 4:1 इंटू 1:119 अपॉन, हाँ ना, 120 इंटू 4 इंटू 1:119 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना? 120C119, दिस इज 120, नहीं सिर्फ 120 आएगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आएगा ना। 120C119 इज 120 इंटू 4 इंटू -1:119, तो माइनस तो बाहर आ गया, और 1:119 हो गया 1। ठीक है, ऐसा बना। ओके, सो इधर क्या हो रहा? 4:120। अच्छा, ये 4 से डिविजिबल है। ये वाला 3 से डिविजिबल है। यस, अब बाकी जो कुछ भी बचे ना, ये 4 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, बाकी सब मिलेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में जो कुछ भी आएगा वो आपस में ऐसे सिंप्लीफाई होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे 1198 है, 119 है, तो फिर 118 आएगा, 118 आया, ये 3 से डिविजिबल है। 117 116 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 115 डिविजिबल है। लेकिन इन दोनों में जो भी 3 बचेगा ना डिनोमिनेटर में, वो इससे चला जाएगा। तो ये इसके बाद मतलब कि फर्स्ट लास्ट एंड सेकंड लास्ट, ये 3 टर्म को छोड़ के बाकी सब 3 से डिविजिबल है। सही ना श्रेया? इनफैक्ट सेकंड लास्ट भी 3 से डिविजिबल है। तो बचे क्या? 4:120 + 1। सही सार्थक की समझ आ रहा है क्या तुम्हें? ओके, नहीं समझे क्या? सर, ये स्टेप नहीं समझे। अरे यार, ये सारे 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है ना। 4 का तो देखना ही नहीं, 4 की तो पावर आ रही है 119 से लेके 118 लास्ट में 1 तक, और 3 तो डिविजिबल हो रही है यहाँ पे 120 120 120, और हर एक तीसरे टर्म में एक नया 3 का डिविजिबल आ रहा है, मतलब नया 3 का जो बन रहा है ना, वो आ रहा है। जैसे इधर आएगा डिनोमिनेटर में, अभी आया इधर 1, फिर इधर आ रहा है 2, फिर इधर आएगा डिनोमिनेटर में 3, मतलब 3 × 2, तो ये 2 तो वैसे भी डिविजिबल है, और 3 118 से भी डिविजिबल है, और हाँ 118 से डिविजिबल है, मतलब जैसे ही 3 आया ना, तो एक नया फैक्टर आया न्यूमरेटर में जो 3 से डिविजिबल है। फिर 118 के बाद 117 आएगा, 116 आएगा, 114 आएगा, 115 आएगा। तो 3 के बाद इधर 4 × 3 × 2 आ रहा है, 5 × 3 × 2 आ रहा है, फिर 6 × 3 × 2 आएगा, तो 6 में एक और 3 है, 6 में एक और 3 है, तो अपने पास एक और न्यूमरेटर में भी तो फैक्टर आ गया ना। श्रेया नहीं समझ रहा है क्या? समझे?
मेरे को नहीं लग रहा कुछ समझा तुम लोग को किसी को भी। क्या करूं फिर? एक काम करते हैं, मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ कि भाई 4 से तो डिविजिबल है ही, तो इस पूरे को ना एक 3 बार निकाल के रखते हैं, मतलब 3 raised to 120 है, एक 3 बार निकाल के रखते हैं, ताकि 3 से बाद में डिवाइड कर सकें। ओके, 4:120 प्लस 1 ऐसा बन रहा है मेरे पास। तो 4:120 इसको 3 से करना है डिवाइड। 4:120 कैसे डिवाइड हो सकता है? 3 से। फोर इज टू 120 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? नहीं, +1 भी है साथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12, जैसे 12 4 से डिविजिबल है, 16 4 से डिविजिबल है, 20 4 से डिविजिबल। अच्छा, 20 के केस में 2 रिमाइंडर बच रहा है, 12 के केस में 0 रिमाइंडर बच रहा है, 16 के केस में 1 रिमाइंडर बच रहा है। ओके, एक काम करते हैं, 4, 16, 64, 256, फिर आएगा 1024। अगर 4 से डिवाइड करेंगे इसको, हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर रिमाइंडर बचेगा 3, सॉरी 1, इधर 1, इधर 1, इधर 1, इधर 1, मतलब 4 की किसी भी पावर को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 1 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन +1 ऑलरेडी है इसलिए 2 आएगा। इसका आंसर 2 आएगा श्रेया। आंसर क्या है, कोई बता सकता है मुझे? सर आंसर 9 है। ओके, (24 + 3 होल रेज टू 40), ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा पता है। अब ना हमने एक 1 बनाया है, फिर भी इतना कॉम्प्लेक्स जा रहा है, तो ये तो नेक्स्ट लेवल। प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अगर बच भी जाएगा ना, उनको डिवाइड करना तो, अरे यार हम सही तो कर रहे हैं, मतलब रॉन्ग कहाँ है? फोर -1 ऑल इज टू 120, 4:120 माइनस n इंटू 4:n-1। ये सब तो 3 से, ये 4 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इतना पता है। यानी कि 12 से डिविजिबल है। अरे 3 से क्यों डिवाइड करा, हम 12 से डिवाइड करना है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे 12 से डिवाइड करना है, 3 से नहीं, 12 से डिवाइड करना है, सिर्फ 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बच रहा है वैसे। ओके, 4, 16, 64, 120, नहीं 256, 1024। एक बार मैं आंसर वेरीफाई करता हूँ कि ऐसे 4 आएगा। 12 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। नहीं, इसमें +1 भी है, +1, +1, +1, +1, +1, तो 5 बचेगा।
तो यहाँ से ये बोल सकते हैं ना कि 4:120 + 1 में भी रिमाइंडर 5 बचेगा, सब में 5 बच रहा है। ओके, क्या दिमाग लगा सकते हैं इधर, देखो 27:40, इसको 30 - 3 नहीं, माइनस ये 3 में तो लिखना ही नहीं, मतलब 1 तो रखना ही है। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 3 इसको 3 लिखा तो ये 3:120 बना है, और इसको मैं अगर 4 - 1 1/120 लिखूं, तो मैं क्या सोच रहा था कि एक 3 बार कर देते हैं, एक 3 इसलिए बार कर देते ताकि हमें सिर्फ 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, सिर्फ 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अरे हाँ, अरे 4 - 1 1/120, ओके हो गया। नहीं, इसको मैं 3 एक 3 को बार कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 3 × 3:119। तो यहाँ पे 3:119 को हम सोल्व कर रहे हैं, मतलब 4 - 1 1/119 को सोल्व कर रहे हैं। ओके, लॉजिक क्या रहेगा कि ये जो 4 है ना, ये बार आया, मतलब कि एक्सपेंशन करेंगे तो हर बार 4 बार आएगा, ठीक है। यानी कि इसके एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक, लास्ट टर्म में ये -1 रहेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है, तो लास्ट वाला माइनस में रहेगा, लास्ट में -1 रहेगा। अगर उसको छोड़ दें तो फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक सारे के सारे टर्म में 4 रहेगा, यानी कि वो रहेगा 4n और -1 इस तरह का फॉर्म, और सिर्फ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे यार 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो फिर 9 रिमाइंडर कैसे बच सकते हैं? कुछ भी बना रहे हैं यार ये लोग। ओके ठीक है, इसको लास्ट में करते हैं ना, मतलब करेंगे सेशन क्लोज करने से पहले इसको कंप्लीट करेंगे। ओके 8.36, एक मिनट, पागल हो गया हूँ। 27:40 है ना, मैं इसको 3:3 लिख सकता हूँ, और ये 3:120, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको 3 × 3:119 लिखा। अगर मैं 3:119 को 4 - 1/119 लिखूं, तो यहाँ से जो भी एक्सपेंशन बनेगा ना, उसमें हर एक टर्म में 4 बार आएगा, सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़ के। ये हुआ 3:119, जो कि 4 से डिविजिबल है। श्रेय क्या कर सकते हैं आगे इसमें, क्या सार्थकी? हेलो श्रेया। सर ये हाँ तो वैसा सही है ना, मतलब 3 है और 4 बाहर आया, मतलब पूरा डिविजिबल होगा 12 से, और सिर्फ लास्ट में एक टर्म बचेगा। अरे हाँ, लेकिन लास्ट में तो -1 ही बच रहा है ना हर बार। पर सर लास्ट करेक्ट तो है ना, मतलब जो भी आपने बताया। नहीं, पर आप तो बोल रहे हो ना कि आंसर 9 है। ओके एक बार करता हूँ मैं इसको, सोल्व करके देखती हूँ। नहीं ना, सोल्व करने का फायदा क्या, पता है ना फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक 4 आएगा ही आएगा, और 3 बार पड़ा है, तो 3 बार पड़ा है तो नहीं हो रहा। ओके एक बार करते हैं क्वेश्चन, अगर इस बार हो जाता है ठीक है, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। ये बन रहा है, ओके फॉर्मूला सामने लिख देते एक बार, x - y होल रेज टू n, y की जगह 1 ले रहा हूँ, x - 1 होल रेज टू n, दिस इज इक्वल टू x रेज टू n माइनस n x रेज टू n - 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, प्लस n n - 1 x रेज टू n - 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, लास्ट में से चलता जा रहा है। ओके तो अपने केस में ये बन जाएगा 4:119 माइनस 119 इंटू एक्स रेज टू, एक्स बोले तो 4:118 प्लस
119 इंटू 118 अपॉन 2 इंटू 4:117 माइनस, ऐसे चलता रहेगा, और सबसे लास्ट में -1। अच्छा, सेकंड लास्ट भी टर्म लिख देते हैं यहाँ पे। सेकंड लास्ट टर्म क्या रहेगी, प्लस सेकंड लास्ट रहेगी अपनी 119 सी 118 यानी कि 119 इंटू 4:1, राइट ना, 4:1 इंटू 1:118 जो कि 1 हो जाएगा, बस इतना ही, ठीक है। और लास्ट में माइनस 119 सी 119 4:0 -1:119 यानी कि सिंपली 1, ऐसा बना ये। अब हर एक में 4 बार आ रहा है, ठीक है, 4 से तो डिविजिबल है, और कहाँ तक कौन कौन सी टर्म डिविजिबल है, फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट तक। तो 4 आया बाहर, अंदर बच रहा है 4:118 समथिंग समथिंग, मतलब बहुत कुछ बच रहा है। तो इन सबको मैं n कंसिडर कर लेता हूँ, जहाँ पे n कोई इंटीजर है, और लास्ट में -1, ये है 4n-1, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 3:119 के इक्वल है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये बनेगा 3:120, दिस इज इक्वल टू 12n-3। तो रिमाइंडर तो 3 बच रहा है इसका। अरे -3 है ना, तो 9 बचेगा। अरे हाँ, हो गया, सॉरी, ओके। ओके ओके ओके, अच्छा, हम क्या सोच रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि 4n-1 जब 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर तो लास्ट टू लास्ट कितना आ सकता है, रिमाइंडर क्या आ सकते हैं, 0 1 2 आ सकते हैं। एक्चुअली हम डिवाइड नहीं कर रहे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने 3:119 को सोल्व किया, 3:121 को सोल्व नहीं किया। अगर 3:121 को सोल्व करते तो 3 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ती ना, तब हम ये सोचते कि 0 1 2 आने वाला है, लेकिन हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गलत सोचा था। ये हो गया ना, 3:110 है, तो -3 करने पे ये डिवाइड हो रहा है, -3 करने पे, इसका मतलब +9 करने पे भी डिवाइड होगा, +9 करने पे भी डिवाइड होगा, यानी कि रिमाइंडर 9 है। मतलब इसको ऐसे लिख सकता ना, 12n+1 +9, या n n माइनस plus 1 plus -1 n-1 +9। सर ये +9 कहाँ से आया लेकिन? क्योंकि देखो, कितना ऐड करने पे, कितना ऐड करने पे ये वापस से 12 से डिवाइड हो रहा है। मतलब जैसे अगर हम 12 और इधर लेता हूं मैं 14, तो इसको लिख सकता हूं ना 12 + 2, यानी कि 12 में 2 ऐड कर रहा हूं, 12 में 2 ऐड कर रहा हूं, मतलब 2 रिमाइंडर है। जैसे 14 की जगह इस तरह का फॉर्म में बनाना है ना, तो ऐसे बनाता हूं इसको, n-1 + 9। जैसे कौन सा नंबर लें, फॉर एग्जाम्पल 63 ले रहा हूँ। अगर इसको 12 में डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें इसको, तो 63 को क्या लिख सकते हैं 12 के मल्टीपल के फॉर्म में, 12 × 5 + 3। ये +3 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 12 इंटू समथिंग है, 12 इंटू कोई इंटीजर है, ये तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 12 से डिवाइड नहीं होगा। तो जो 12 से डिवाइड नहीं होगा वो रिमाइंडर रहेगा ना, समझा क्या, अमोद समझा क्या? हेलो अमोद, नहीं समझ आया तो बताओ। पूरा नहीं आया, मतलब ये बताए वो समझा, लेकिन इधर से +9 मतलब रिमाइंडर कहाँ से आया इधर? अरे यार देखो, 6 को क्या लिख सकता हूँ, अगर 5 से डिवाइड करना है तो इसको 5 + 1 लिखेंगे, मतलब 1 रिमाइंडर। 5 के फॉर्म में लिखा ना, 5 के मल्टीपल के फॉर्म में, मतलब कि अगर मुझे सपोज 33 है, तो इस 10 को 10 से डिवाइड करना, तो हमें बताना कि 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा। तो मैं 33 को पहले तो 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखूं, और फिर जो भी बचेगा उसको प्लस करके करना पड़ेगा, तो जो भी बचेगा वही तो रिमाइंडर है। जो प्लस करके समथिंग लिखा वो रिमाइंडर है ना। हाँ अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 33 को 40 - 7, तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 रिमाइंडर है यहाँ पे, क्योंकि कितना माइनस करने पे ये डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे गिवन है।
पर हमें प्लस के फॉर्म में चाहिए कि एक्स्ट्रा कितना है, जो कि 12 से कम होना चाहिए, एक्स्ट्रा 9 है यहाँ पे, यही रिमाइंडर। अच्छा समझा सर। ओके, देखो श्रेया हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे 3/120, इसको एक तो हम ऐसे लिखे 3/119, जो भी आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके बाद में सोल्व करें, या फिर ऐसे भी कर सकते 3/121 और फिर 3/120 से सोल्व करें और फिर अपॉन 3 करें। दोनों तरीके से पॉसिबल है। अपॉन 3 करेंगे तो ये 3/121 अपॉन 3/120 होगा, जो हमें चाहिए। तो पहले हम ये सोच रहे थे कि 3/120 से सोल्व करें, बट एक्चुअली 3/120 से नहीं कर रहे थे, 119 से कर रहे थे, लेकिन लॉजिक ही अप्लाई कर रहे थे। ठीक है श्रेया, अभी समझा ना? हाँ सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं थोड़ा। ओके, वापस स्टार्ट करते हैं। ये भी होमवर्क में दिया था क्या श्रेया मैंने? शायद ये नहीं दिया। नहीं, ये हाँ, नहीं। ये नहीं। अभी देखो, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया ना, यहाँ से आपको लॉजिक मिला होगा कि क्वेश्चन करने का क्या तरीका रहेगा। जैसे 12 से डिवाइड करना है तो इसको 3 रेज टू समथिंग बनाया, 3/120, उसमें से एक बार लेना है।
अगर 4 रेस टू समथिंग बनाते तो एक 4 बार लेते, क्योंकि लास्ट में जो आ रहा है ना वो अगर माइनस में आएगा तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें किसी न किसी नंबर से, ताकि उसको पॉजिटिव बना सके, ताकि डायरेक्टली देखने पे रिमाइंडर मिले कि प्लस समथिंग कितना है। ठीक है, वही सेम लॉजिक पे ये क्वेश्चन करेंगे। 1690 रेस टू 2608 और ऐसा 2608 रेस टू 1690, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बेस एंड पावर इंटरचेंज कर दिया, ऐड कर दिया, तो फिर ये 7 से डिविजिबल है नहीं, 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ऐसा है 1690। फैक्टर बन सकते हैं क्या इसके 1690 के, और फैक्टर 7 के फॉर्म में बनने भी चाहिए, क्योंकि 7 के फॉर्म में नहीं बनेंगे तो फिर क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी कि 2608 1690 7 के मल्टीपल में ही होने चाहिए। तो देखते हैं 1690 7 से डिविजिबल है क्या, कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, मतलब इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 2 बचा है, तो नहीं ना 7 से डिविजिबल नहीं, ओके कोई बात नहीं। तो जितना डिविजिबल है उतना बनाते हैं और जो रिमाइंडर बचेगा उसको प्लस करके लिख देंगे। तो 7 इंटू कितना हो रहा है 2 4 28, तो 10 बचा, यानी कि 1, तो 3 रिमाइंडर है। ओके, एंड 2608 दिस इज इक्वल टू, और ऑब्वियसली 7 से डिविजिबल होगा तो फिर रिमाइंडर तो 0 ही रहेगा ना, 7 से डिविजिबल नहीं होना, नहीं होगा। ओके, इसको क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू कितना 3 21 5 50 7 1 18 2 14 4 प्लस 4 372 प्लस 4, ऐसा हुआ ये। ओके, इसका मतलब एस, इसको ये जो सम है ना, सम को मैं एस कंसिडर कर रहा हूँ, तो एस इक्वल टू 1690, या फिर इसको ए कंसिडर करते हैं, ए इक्वल टू 1690 यानी कि 7 इंटू 243 प्लस 3 होल रेज टू 2608 प्लस 2608 को क्या लिख देते हैं 7 इंटू 372 प्लस 4 होल रेज टू 1690। ओके, तो ए इक्वल टू क्या बना, देखो श्रेया यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आगे भी जरूरत पड़ेगी इसके में। 7 इंटू 243 प्लस 3 यहाँ पे बाइनोमियल है, तो जब ये ओपन करेंगे ना, जब इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी 2609। लेकिन हमें ये पता है कि उनमें से 2609 में से 2608 में जो टर्म्स आएगी वो 7 से डिविजिबल होगी। मानते हो क्या इस बात को? जैसे फर्स्ट टर्म क्या होगी 7 इंटू 243 होल रेज टू कितना 2608 इंटू 3 रेज टू 0, साथ में NC0 भी आएगा, मतलब 2608C0 भी आएगा, लेकिन वो सब तो कांस्टेंट होंगे। मैं वो देख रहा हूँ जो 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ से पावर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और सेकेंड लास्ट स्टेप में 7 इंटू 243 बचेगा और 3 रेज टू 2607 रहेगा, और जो सबसे लास्ट वाली टर्म होगी उसमें 7 इंटू 243 होल रेज टू 0 हो जाएगा और 3 इंटू 2608 हो जाएगा, 2 रेज टू 2608। श्रेया समझा क्या? हाँ सर। इसका मतलब है ना, फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक सारे के सारे 7 से डिविजिबल है, बस ये 7 से डिविजिबल नहीं। तो जो फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट टर्म है ना, उसको मैं 7 इंटू एन लिख सकता हूँ, 7 इंटू एन प्लस जो सबसे लास्ट वाली टर्म है 3 रेज टू 2608, और इसमें भी सेम, इसको 7 इंटू एम लिख सकता हूँ फर्स्ट से लेके लास्ट टर्म तक, सेकेंड लास्ट टर्म तक, और जो लास्ट में बचेगी 4:1690 वो ऐसे रहे। अब यहां से आपको एक लॉजिक भी मिला होगा कि इसको 7 के फैक्टर के फॉर्म में क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि जो 7 के फैक्टर के फॉर्म में इसलिए बनाए ताकि बाइनोमियल अप्लाई करने के बाद 7 के फैक्टर के फॉर्म में ऑलमोस्ट सारी की सारी टर्म आ गई। कितनी टर्म्स आ गई, ये भी 7 से डिविजिबल, ये भी 7 से डिविजिबल, मतलब ये सारी टर्म्स, तो 2 टर्म को छोड़ के बाकी सब 7 से आ गए, तो बाकी 2 टर्म में जो रिमाइंडर बचेगा ना वही अपना फाइनल आंसर होगा। सो 7m प्लस 7n को मैं 7k लिख रहा हूँ सिंपली, प्लस 3 रेज टू 2608 प्लस 4 रेज टू 1690। ओके,
तो अभी इन दोनों इनमें लास्ट की ये जो दो टर्म में रिमाइंडर बचा है, जो बचेगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं बी कंसिडर कर लो। बी इक्वल टू 3:2608 प्लस 4:1690। अच्छा, इनमें कैसे रिमाइंडर फाइंड करना है? इस टाइप का क्वेश्चन तो किया हमने अभी। 3 टू समथिंग क्या क्या था हमने, एक 3 को बाहर रखा था, तो इसको ऐसे लिखूं क्या मैं, 3 इंटू 3:2608 प्लस इसको सेम वही 4 इंटू 4:1689 सर लॉजिक। 2607 आएगा। हाँ 2607 प्लस 4 इंटू 4:1689। ओके, और आगे करने का लॉजिक हमें यहां से मिलेगा। जैसे ये वाला था ना 1690 होल रेज टू 2608, तो हमने क्या किया था, 7 में इसको ब्रेक किया था, ताकि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं एक को छोड़ के बाकी सब 7 से डिविजिबल हो जाएगी। श्रेय समझ रहा तुम्हें? हाँ सर। ओके, क्या करेंगे फिर, b इक्वल टू 3 तो एज इट इज। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक काम करते, 3 इंटू 3 9 रहेगा, 3 अच्छा इसको 3:3 लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज 3:3 होता है 27, और 27 इज एक्चुअली 28 माइनस 1। तो ये जो 28 है ना वो 7 से डिविजिबल है। तो अगर 20 फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक 28 आ रहा है, तो इसका मतलब वो 7 से डिविजिबल है। और 1 के फॉर्म में इसलिए बनाया ताकि बाकी जो कुछ भी लास्ट में रहेगा ना वो 1 नहीं बचेगा। क्योंकि इस रेया ऐसा करने का लॉजिक क्या है, अगर हमने लास्ट में 1 नहीं रखा, 1 रेज टू समथिंग नहीं रखा, सपोज 2 रेज टू समथिंग आ रहा है, तो फिर अगेन इसको सोल्व करना पड़ेगा, जैसे इसको कर रहे हैं कि कुछ टर्म के लिए तो ये फाइंड किया, कुछ टर्म के लिए अगेन हमें वापस से इसको सी कंसिडर करके करना पड़ेगा। हाँ, श्रेया समझाना तुम्हें? हाँ सर समझ। तो 3 रेज टू पावर तब तक लिखते जाना तब तक 7 का मल्टीपल के आजू बाजू में 1 नहीं, मतलब कि 28 माइनस 1 या 28 प्लस 1 ऐसा नहीं बनता। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो रहा है 27 रेज टू कितना, इसमें 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये कितना बचेगा, 8 2 6 2 9, अरे पूरा डिवाइड हो गया क्या, 2607 13 14, ठीक है हो गया होगा, जाने दो। प्लस 4 इंटू 4 रेज टू कितना लेना चाहिए सर, जैसे 16 है तो ये 14 प्लस 2 हो रहा है, इसका मतलब 16 नहीं ले सकते। फिर आएगा 64 7 के आजू बाजू में क्या, यस 9 इंटू 7 मतलब 63 प्लस 1, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 63 जो है 7 से डिविजिबल है, तो 64 यानी कि इसको 4:3 और ये 3 से डिविजिबल है क्या, 5 6 3, यस ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर पूरा पूरा नहीं होता ना तो फिर हम इसको बाहर लेके रखते, सपोज यहाँ पे एक बच रहा है, सपोज यहाँ पे 8 होता 1688, तो ये 3 से डिवाइड करने पे क्या बनता 562 और साथ में 4:2, तो 4:2 को इसके साथ लिखना होता। फिर श्रेय समझा ना? हाँ सर। ओके, तो हो गया, बस ऑलमोस्ट हो ही गया क्वेश्चन। 3 तो बार है ही, और ब्रैकेट गलत लगाया, 3 सिर्फ 27 2 रेज टू ये 27 रेज टू समथिंग के ऊपर है, 3 इसके साथ है। ओके, थ्री इंटू 27 को लिखा है 28 माइनस 1 होल रेज टू 869 प्लस 4:64 समथिंग, कुछ भी पावर कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी आंसर आ गया है, क्योंकि लास्ट में तो 1 ही रहने वाला। 64 को क्या लिखेंगे, 63 प्लस 1 होल रेज टू 563, तो 3 इधर जो कुछ भी बनेगा ना फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक, उसको मैं लिख रहा हूँ 7 अल्फा, और लास्ट में क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पे 869 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी 870, जो कि इवन है मतलब लास्ट टर्म में माइनस रहेगा। ओके, लास्ट टर्म में होगा -1 प्लस 4 इंटू, इधर तो माइनस प्लस का कोई इश्यू नहीं है, इधर होगा 7 बीटा प्लस 1, तो ये हो रहा है 7 गामा एक्चुअली, ये इधर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को सिंपली 7 गामा लिख सकता हूँ, और -3 प्लस 4,
यानी कि 7 गामा प्लस 1। सो 7 गामा प्लस 1, अगर इसको हम 7 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1। ओके श्रेया, समझाना अच्छे से? हाँ सर सार्थकी? समझ। सर वो सार्थक? गामा का फिर से बताएं। ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, तो इन मतलब ये क्या बन रहा है, 7 3 अल्फा, 7 इंटू 3 अल्फा प्लस 7 इंटू 4 अल्फा। तो 7 कॉमन आया तो अंदर बन रहा है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा। तो 3 अल्फा प्लस 4 बीटा को गामा कंसिडर कर लिया, मतलब कुछ भी है लेकिन 7 का मल्टीपल है। ओके सर। ओके, अब शायद हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन में आ गए हैं, हेडिंग वगैरह डाले नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। NC1 प्लस 2 टाइम्स NC2 प्लस 3 टाइम्स NC3, इन सब का सम कितना होगा? ओके, कैसे करेंगे इसको? इधर है 1 इंटू NC1। अच्छा, जीरो मतलब NC जीरो से अगर स्टार्ट करना है तो 0 इंटू NC जीरो भी लिख सकते हैं, और जीरो से ही स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ सीक्वेंस दिखेगा। 0 इंटू NC जीरो प्लस 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 अप टू n इंटू NCn, ऐसा बना है। इनका सम फाइंड करना। ओके, n इंटू NC जीरो सीक्वेंस बन रहा है क्या कुछ? समीशन R NCR, R इंटू NCR, और इनका समीशन R इक्वल टू 0 टू n। बस ये आंसर है, लेकिन इस तरह से आंसर नहीं देखना है। हम क्या करते हैं, जैसे जीपी का हमने सम फाइंड किया ना, उस फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको, लेकिन उसके लिए सी को कैसे चेंज करेंगे? जैसे NC जीरो क्या होता है? NC जीरो 1 होता है, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। NC1n फिर NC2 n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो बैलेंस करना हर एक टर्म में मुश्किल हो रहा है। या तो फिर हम एक काम करते हैं इसको, ओके, NC2 माइनस NC1 या NC2 प्लस NC1 इक्वल टू n प्लस 1C2। ओके, जीरो इंटू NC जीरो प्लस 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2। सपोज दिस इज A, यार कोफिशिएंट सेम सेम होते हैं तो हम ये फायदा ले सकते हैं थोड़ा सा यहाँ से, कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो एक्चुअली ये वाला है, ये वाला आगे का टर्म है वो इधर का आएगा, मतलब सिर्फ कोफिशिएंट। अच्छा, तो एक काम करते हैं, ओके ओके, यस यस, ऐसा कर सकते हैं कि इसको वापस से लिख रहा हूँ मैं। NC जीरो की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है, एक बार लिखते हैं 0 इंटू NC जीरो, अगर नहीं जरूरत पड़ेगी तो वापस हटा देंगे, प्लस 1 इंटू NC1, 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस 4 इंटू NC4, इस तरह से चलता जा रहा है, लास्ट में n इंटू NCn। उससे पहले मैं लिख रहा हूँ इसको प्लस NC मतलब n माइनस 1 इंटू NCn माइनस 1, ठीक है, जो बेस में है वही मल्टीप्लाई हो रहा है, जो बेस में वही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड लास्ट में ऐसा ही कुछ बनेगा, n माइनस 1 इंटू NCn माइनस 1।
प्लस सबसे लास्ट में बनेगा n इंटू एन सी एन, यस ऐसा बना। अब क्या कर रहे हैं, यहां से सपोज ये a है, तो इस a को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये NCN है ना, जैसे इन दोनों का जो साथ में है, भाई प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है कि अगर यहाँ पे साथ वाले कोफिशिएंट नहीं होते ना, तो इसका समीशन तो हमें पता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4, ये NCN तक टोटल 2n तक जा रहा है, लेकिन ये साथ में कोफिशिएंट भी है। तो कोफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग से और लास्ट से आर्थ टर्म जो होगी वो सेम होती है, टर्म इन द सेंस की कोफिशिएंट, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट ही, कोफिशिएंट सेम रहेगा। ओके, और अगर देखा जाए तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो भी दोनों का ऐड करने पे वो भी सेम रहता है। देखो क्या कर रहा हूँ ना, ये NCN है ना, इसको वापस से उल्टा करके इधर लिख रहा हूँ, ये n इंटू NCN प्लस n-1 इंटू NCN-1 प्लस n-2 इंटू NCN-2, और ये ऐसे चलता जा रहा है। सेकंड लास्ट में बनेगा 1 इंटू NC1 और लास्ट में बनेगा 0 इंटू NC0। ओके, एक्चुअल में 0 की जरूरत है। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इस तरह से ये सेम है, ये सेम है, सी में। ओके, सो इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर हम दोनों को ऐड करें तो 2a इक्वल टू 0 प्लस n इज n, और आप नोटिस करोगे कि सब में n बन रहा है, सब में n बन रहा है, सब में n बन रहा है, क्योंकि आगे से एक ऐड हो रहा है और पीछे से n में से एक माइनस हो रहा है, तो ऐड करने पे फाइनली n ही बनने वाला। तो इस यहाँ पे भी n है, इसको मैं 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं तो 0 प्लस n, नहीं 2 टाइम्स नहीं, n इंटू NC0 प्लस n इंटू NC1 प्लस n इंटू NC2 प्लस n इंटू NC3 प्लस n इंटू NCN-1 प्लस n इंटू NCN। श्रेया समझ आएगा क्या यहाँ तक? सार्थकी? हाँ सर। श्रेया नहीं समझा? समझा। ओके, सो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2n, ये आंसर है। मतलब 2 डिनोमिनेटर में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू n इंटू 2n-1। बहुत टाइम ले लिया क्वेश्चन, बट ठीक है, हो गया।